दोस्तों हाल ही में मैंने पेची नामक तमिल हॉरर मूवी देखा है जिसे रामचंद्रन बी डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम पेची फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल की मेंबरशिप अब पूरी तरह से एक्टिव है, जहाँ मेंबर्स को हर महीने कम से कम 4 एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा। बाकियों के लिए वो वीडियो हॉन्टिंग ट्यूब क्लिप्स चैनल पे आती है आफ्टर 4-5 डेज। इसके अलावा और भी कई पर्क्स हैं और इनका लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत एक कोट से होती है जहां लिखा होता है कि कुछ सीमा रेखा को कभी पार नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि कोल्ली हिल्स के अरनमनाई फॉरेस्ट में ट्रेकिंग करने आए थे। ये दोनों जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और ऐसे में वाइफ थक जाती है, इसलिए हस्बैंड जिसका नाम राम था वो उसी जगह पे कैंप लगा देता है। ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वाइफ तो मजे में ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक भी सुन रही थी। दोनों कैंप फायर भी जलाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आग बुझने लग जाती है। ऐसे में राम कुल्हाड़ी लेके एक पेड़ से लकड़ी को बढ़ता है। पेड़ के पास पहुंचने से पहले राम को वहां पे एक त्रिशूल पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन राम इस त्रिशूल को इग्नोर करके पेड़ की एक शाखा काटने लगता है। काफी कोशिश के बाद राम इस शाखा को काट पाता है और यहाँ उसे इस ब्रांच में एक लंबी सी कील दिखाई देती है। कील बोले तो नेल होता है ना, वही। ये कील थोड़ी अजीब सी थी और तभी राम को पेड़ में से एक अजीब पपेट जैसी आकृति निकलती हुई दिखती है। यह आकृति ठीक वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी जहाँ से पेड़ की शाखा अलग हुई थी। अब इससे पहले राम कुछ कर पाता, ये अजीब पपेट या कठपुतली उसके सामने आके गिरती है। राम इस पपेट को उठाता है और अगले ही क्षण वो कुछ तो देखता है जिससे वो काफी डर जाता है। राम यहाँ बोल भी नहीं पा रहा था, जिस कारण से वो अपनी वाइफ को पुकार नहीं सकता था और ऐसे भी उसकी वाइफ तो ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी। राम भागता है, लेकिन कुछ तो राम के पीछे पड़ी थी जो कि उस पर हमला कर देती है। इसके तुरंत बाद राम की वाइफ अपनी ईयरफोन्स निकाल के राम को ढूंढते हुए ट्री के पास जाती है और यहाँ वो भी इस पपेट को देख के उठाती है और अगले ही क्षण वो भी कुछ तो ऐसा देखती है जिससे वो चिल्लाना शुरू करती है। इनफैक्ट राम की वाइफ पे भी हमला होता है और इसी पॉइंट पे सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे आ जाती है जहाँ हम मारी नामक इंसान से मिलते हैं जो कि अरनमनाई जंगल के पास वाले गांव में रहता है। मारी की एक बेटी भी है जिसकी बर्थडे 2 दिन में आने वाली है और मारी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बेटी को बर्थडे के दिन मूवी लेके जाएगा और फिर उसके लिए व्हाइट केक भी लेके आएगा। इसके बाद मारी अपनी बाइक पे किसी चरण नामक इंसान से मिलने जाता है। दरअसल मारी जंगल का सिक्योरिटी गार्ड था और वो पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड वाले काम भी करता था। नाउ चरण और उसके दोस्त जंगल के व्यू पॉइंट पे जाना चाहते थे जहां जाना अब वर्जित था। एक्चुअली पहले आसपास की जंगल गवर्नमेंट प्लांटेशन थी और लोग आ जा सकते थे, लेकिन अब इसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था जहां लोकल्स के अलावा टूरिस्ट्स का आना जाना वर्जित था। स्टिल मारी चरण और उसके दोस्तों को जंगल के व्यू पॉइंट तक ले जाने वाला था क्योंकि मारी को जंगल के सारे रास्ते मालूम थे। चरण ये बात अपनी गर्लफ्रेंड मीना को बताता है जो कि मारी के आने से खुश नहीं थी, लेकिन एक लोकल का होना जरूरी था फॉर ट्रेसपासिंग, इसीलिए मीना को चरण की बात माननी पड़ती है, यानी मारी भी इनके साथ आएगा। तो अगली सुबह चरण, मीना और इनके 3 दोस्त तैयार होते हैं जिनके नाम थे जेरी, सेतु और चारू। ये लोग गाड़ी में मारी को उसके ऑफिस से पिक करते हैं। देन मारी एक बार अपने घर पे रुकता है जहां उसकी बेटी मारी को एक लॉकेट पहना देती है। मारी की बेटी ऐसा अपनी मॉम के कहने पे की थी और इसके बाद ये 6 लोग जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल के चेक पॉइंट से कुछ ही दूर पहले मारी इनको रुकवाता है ताकि ये लोग वहीं से एंट्री ले लें, वरना जो ओरिजिनल चेक पॉइंट है वहां से तो इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। एंट्री से पहले वहां एक गाड़ी वाला आदमी आता है जो कि इन लोगों को घूरता है, लेकिन मारी के ग्रीट करने पे वो भी ग्रीट करके वहां से निकल जाता है। अब जंगल में एंट्री से पहले मारी इन सबको कहता है कि अगर इन्हें कुछ कॉल वगैरह करना है तो अभी ही कर लें क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं आएगी। इसके बाद सभी जंगल में घुसते हैं और एंट्री से पहले मारी प्रणाम वगैरह करके अंदर घुसता है। ये लोग मारी के पीछे पीछे ट्रेल को फॉलो करते हैं और सबकी बातों से हम समझ पाते हैं कि जेरी एक फोटोग्राफर है जिसके पास 5 लाख का कैमरा है। इनफैक्ट जेरी यहाँ मारी और उसकी बेटी तक की फोटो निकाला था जब मारी की बेटी उसे लॉकेट पहना रही थी। मारी सबसे कहता है कि जंगल में हिरन के अलावा बाइसन और भालू भी हैं और ये सुनकर जेरी डर जाता है क्योंकि जेरी इन जनरल डरपोक था। खैर ये लोग एक छोटे से वाटर बॉडी के पास पहुंचते हैं जहां मीना और चारू हंसते खेलते हुए एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू करते हैं। इनकी आवाज सुन के मारी इन्हें शांत होने को कहता है क्योंकि इस जगह पे जंगल के जानवर झुंड में पानी पीने आते हैं और ज्यादा आवाज करने पे वो यहाँ आ सकते हैं जिससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मीना जो कि पहले से ही मारी के आने के खिलाफ थी, उसे मारी की ये वार्निंग्स पसंद नहीं आती। वो मारी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, गार्ड हो, गार्ड
की तरह रहो और अपने काम से काम रखो। चरण यहाँ मीना को शांत करता है और ये लोग अपनी ट्रक कंटिन्यू करते हैं। अब व्यू पॉइंट पहुंचने से पहले ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहां चारू जेरी पे पत्थर फेंकती है क्योंकि जेरी स्मोक करने लग गया था। अब ये पत्थर जेरी को तो नहीं लगती लेकिन पीछे झाड़ में लगती है जहां से बेल की आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही चारू और सेतु झाड़ साफ करने लगते हैं और मारी उन्हें उधर जाने के लिए मना करता है। स्टिल ये दोनों झाड़ वगैरह हटाते हैं और वहां इन्हें एक लकड़ी पे 5 बिल्स लटके दिखते हैं। आगे एक रास्ता जाता था जिसे बड़े से पेड़ से ब्लॉक किया गया था और वहां एक बोर्ड भी था जिसपे तमिल में लिखा था कि आगे का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ट्रेसपासिंग नहीं करना है। अब इंसानों की मस्ती तो देखो, रिस्ट्रिक्टेड पढ़ के ही इन्हें उस रास्ते पे जाने का मन करने लगता है और मारी इन्हें सख्त हिदायत देता है कि इन्हें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट सेतु तो उस लकड़ी को टच करने लगता है जिसपे बेल्स लटके थे और ऐसे में वो पुरानी सी लकड़ी टूट जाती है। इस पे मारी बहुत भड़कता है, सेइंग कि ये सब गांव वालों की आस्था है और अब इस सब के टूटने का जवाब कौन देगा। यहाँ सेतु मारी पे ही भड़कने लगता है, सेइंग पुरानी चीज थी, टूट गई। इनफैक्ट मीना भी मारी से कहने लगती है कि अगर उसे हर चीज में इतनी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से चला जाए, एज इन्हें उसकी जरूरत नहीं है। मारी क्लियरली कहता है कि गांव वालों के हिसाब से यहाँ से आगे दुष्ट शक्तियां हैं और वो किसी भी हाल में आगे नहीं जाएगा। ऐसे में बाकियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और उन्हें मारी को दूसरे रास्ते पे फॉलो करना पड़ता है जो कि व्यू पॉइंट तक जाता था। अब दोस्तों ये जो जगह थी इसका जिक्र स्टोरी में बार बार होगा, तो इसे मैं ट्रेसपासिंग पॉइंट या फिर वो पॉइंट बोलूंगा जहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे नहीं जाना है। एनीवेज, अब व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए चारू को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और आवाज को फॉलो करते हुए चारू एक क्लिफ के एज पे आती है। चारू क्लिफ से गिरने ही वाली थी कि एन वक्त पे मारी आके उसे बचाता है। वैसे यहाँ हम एक पेड़ के पीछे भूतिया हाथ को भी देखते हैं। खैर अंततः ये ग्रुप व्यू पॉइंट पे पहुंचता है जहां ये लोग अपना कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद सभी खेल खेल में इधर उधर भागने लगते हैं और जेरी अपने कैमरे से इनकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले जेरी अपना चश्मा पहनता बाकी 4 लोग पेड़ों के पीछे छिप गए थे। इन्हें खोजने के लिए जेरी अपने कैमरे का जूम लेंस इस्तेमाल कर रहा था और तब ये अचानक से उसे अपने कैमरे में एक भूतिया बुढ़िया दिखती है जिससे वो डर जाता है। डर के जेरी एक पेड़ के पास जाता है जहाँ वही भूतिया बुढ़िया उसके पैर को खींचती है। इससे जेरी गिर जाता है और चिल्लाना शुरू करता है। वहीं बाकी सब जेरी की आवाज सुन के उसके पास आते हैं। जेरी इनसे कहता है कि किसी ने उसके पांव को खींचा है, लेकिन यहाँ कोई भी जेरी की बात मान नहीं रहा था। जेरी अपने पैर पे उंगलियों के निशान भी दिखाता है, लेकिन चारू इस बात पे उसका मजाक बनाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि सेतु जेरी से झगड़ा ही करने लगता है। इनफैक्ट सेतु जेरी को डरपोक भी कहता है। उस समय जेरी अपना स्कार्फ सेतु को देता है और उसे चैलेंज करता है, सेइंग कि अगर सेतु इतना निडर है तो ये स्कार्फ उस जगह पे बांध के आए जहां जाना वर्जित था। सेतु तुरंत इस चैलेंज के लिए मान जाता है और उसके साथ चारू भी आने वाली थी। वहीं मारी इन्हें मना करने लगता है, सेइंग कि वो जगह जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सेतु और चारू मारी की एक नहीं सुनते और स्कार्फ लेके निकल लेते हैं। रास्ते में चारू और सेतु ट्रीज में रेड टेप्स बांध रहे थे ताकि ये दोनों भटक न जाए, मतलब रास्ता जब वापस आना हो तो आराम से देख सके रेड टेप्स को और फॉलो कर सके। ये दोनों उस जगह को खोज रहे थे जहाँ पे आगे ना जाने वाले बोर्ड लगा था और इसी खोज के दौरान दोनों जंगल में एक पुराना सा घर देखते हैं। दोनों फौरन घर के अंदर जाते हैं जहाँ ढेर सारे पपेट्स थे और माहौल देख के ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पहले किसी तरह की रिचुअल्स एंड ब्लैक मैजिक हुई होगी। सेतु घर का बेसमेंट चेक करने जाता है और चारू एक पपेट पे ध्यान देती है जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले नीचे जमीन पे था, लेकिन अब वो एक वॉल पे टंगा था इनसाइड ए रिचुअल सर्कल। चारू इस बात को इग्नोर करके पपेट उठा लेती है और पपेट के साथ सेल्फी लेने लगती है टू प्रूव कि उसे तो बिल्कुल भी डर लगता ही नहीं। लेकिन अगले ही क्षण चारू को एक बूढ़ी भूतिया औरत की झलक दिखती है। इससे चारू डर जाती है एंड देन बाहर देखने पे उसे जंगल के बीच वही बूढ़ी भूतिया औरत दिखती है। चारू चिल्लाना शुरू करती है और उसकी आवाज सुन के सेतु ऊपर आता है। नाउ सेतु को बूढ़ी औरत तो नहीं दिखती, लेकिन उसके पास जो जेरी वाला स्कार्फ था ना, वो अब अपने आप एक पेड़ पे बंधा हुआ था। इस पॉइंट तक चारू काफी डर गई थी, लेकिन सेतु नहीं डरा था। स्टिल दोनों वापस कैंप साइट पे जाने की सोचते हैं। वहीं कैंप साइट पे बाकी लोग सेतु और चारू का इंतजार कर रहे थे और उनके काफी देर न आने पे मारी और चरण उन्हें ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में इन दोनों को चारू के चीखने की आवाज आती है और दोनों आवाज की तरफ भागते हैं। इन्हें चारू एक जगह गिरी मिलती है और वो खून से लथपथ थी। चरण और मारी ये दृश्य देख के बहुत डर जाते हैं, लेकिन एकदम से चारू हंसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये चारू का प्रैंक था और इससे मारी और चरण दोनों बहुत भड़कते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इस तरह का प्रैंक करना सही नहीं है। वहीं एक पेड़ के पीछे से सेतु भी हंसते हुए निकलता है और ये चारों कैंप साइट वापस आने लगते हैं। अब कैंप साइट पहुंचते ही मारी और चरण देखते हैं कि चारू और सेतु तो कैंप साइट पे मीना और जेरी के साथ थे, तो फिर इनके पीछे कौन आ रहा है और जंगल में ये किन से मिले। मारी और चरण तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ इनके पीछे कोई भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि जंगल में ये दोनों जिससे भी मिले थे वो कोई भूतिया आत्मा थी जो कि चारू और सेतु का रूप ली थी। इनफैक्ट चरण को यहाँ खून से लथपथ वाली चारू एक पेड़ के पीछे दिखती है और फिर उसकी जगह एक भूतिया बूढ़ी औरत थी। नाउ रियल वाले चारू और सेतु उसी वक्त कैंप साइट पे लौट आए थे जब चरण और मारी उन्हें ढूंढने निकले थे। रियल चारू बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इतना कि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस कांपते हुए अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। वहीं सेतु नॉर्मल था,
और अब भी ओवर स्मार्ट बन रहा था। इस पॉइंट पे मारी फाइनली रिवील करता है कि जरूर जंगल में कैद पेच्ची बाहर आ गई है। इनफैक्ट जिस घर को चारू और सेतु देखे थे वो जरूर पेच्ची का ही घर था। सभी मारी से पूछते हैं कि ये पेच्ची कौन है और मारी इन्हें पास्ट की कहानी बताता है। तो काफी साल पहले इनके गांव में एक लड़की थी जिसका नाम पेच्ची था और पेच्ची एक बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार खानदान से थी, लेकिन बचपन से ही पेच्ची काला जादू वगैरह करती थी। फिर ज्यादा जादू टोना वगैरह सीखने के लिए पेच्ची केरला के जंगलों में चली गई। देन वो कई सालों बाद लौटी और अब वो पुरानी पेच्ची नहीं थी, रादर अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू करने वाली बन चुकी थी और उसके साथ उसके सेवक भी थे। ये कोई आम सेवक नहीं थे बल्कि ये ऐसे लोग थे जो कि अपनी जान तक दे देते थे फॉर द डीटी जिसको पेच्ची पूजती थी। पेच्ची और उसके सेवक मिलकर जंगल में बहुत सारे रिचुअल्स करने लगे और एक पॉइंट पे ये रिचुअल अपनी चरम सीमा पे थी। उसी दौरान गांव के बच्चे गायब होने लगे क्योंकि पेच्ची के सेवक ही बच्चों को उठा लाते थे जिनकी बलि पेच्ची चढ़ाती थी। बच्चे ही इसलिए क्योंकि बच्चों की बलि इजीली एक्सेप्ट हो जाती थी। जब गांव वालों को ये पता चला तो वो लोग गांव के मुखिया को सब बता दिए। गांव के मुखिया 2 लोगों को पेच्ची के घर पे उसे पकड़ के लाने के लिए भेजे, लेकिन पेच्ची वहां वूडू टाइप एक पपेट को मोड़ी जिससे एक आदमी सिमिलर वे में मुड़ के समाप्त हो गया। ये देख दूसरा आदमी भाग गया और वो मुखिया को रिपोर्ट किया कि पेच्ची को पकड़ पाना या फिर पेच्ची को नुकसान भी पहुंचाना बहुत कठिन है क्योंकि पेच्ची के पास असीम शक्तियां हैं। ऐसे में गांव वाले पुजारी जी के पास जाते हैं जो बताते हैं कि पेच्ची को कुछ प्राप्त करना था, वो उसे ऑलरेडी मिल चुका है। अब पेच्ची बस उसी के लिए दान दे रही है। पुजारी जी के हिसाब से पेच्ची इमॉर्टैलिटी यानी कभी न मरने वाली वरदान ली है और भले ही वो ये सब शैतान से ली है, लेकिन पेच्ची के लिए वही शैतान भगवान है। यूजुअली इंसान भगवान को चढ़ावा देते हैं जिसके बाद ही हमें कुछ प्राप्त होता है, लेकिन पेच्ची के केस में पहले उसे वरदान मिला और अब वो चढ़ावा दे रही है। इन बलियों का भी हिसाब किताब है क्योंकि जितने लोगों की वो बलि चढ़ाएगी उतनों की उम्र उसे लगेगी और एक पॉइंट पे उसका सारा हिसाब पूरा होगा और पेच्ची जल्द ही उस नंबर पे पहुंच जाएगी। नाउ पेच्ची को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड दैट इज कि उसे आवाहन देके कैद करना। बेसिकली गांव के लोगों को पेच्ची के शरीर से उसके प्राणों को निकालना होगा, यानी गांव वालों को पेच्ची के घर जाके उसे खत्म करना होगा और ध्यान रहे कि कोई उसकी आंखों में ना देखे वरना वो बचेगा नहीं। इनफैक्ट पूरा गांव खत्म होगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं, जहां वो पेच्ची के फॉलोअर्स को समाप्त करते हैं देन चुपके से वो पेच्ची के सर पे कवर डाल के उसे समाप्त करते हैं। नाउ पेच्ची भले समाप्त हुई है लेकिन यहाँ बस शरीर खत्म हुआ है, उसकी आत्मा को कैद करना होगा। इसके लिए पुजारी जी वही पपेट तैयार करते हैं जिसे हमने फिल्म के पहले सीन्स में देखा था। देन इस पपेट में पेच्ची को कैद करके इसे पेड़ में बड़ी कील से ठोक देते हैं। वहीं पेच्ची की लाश को दफना दिया जाता है। अब जब तक ये कील और वो पपेट पेड़ में अटके हैं तब तक पेच्ची कैद है, लेकिन अगर कोई इस कील को निकाला तो पेच्ची फिर से आजाद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों फिल्म के फर्स्ट सीन में जब राम पेड़ के ब्रांच को तोड़ा था तो ये वही पेड़ था जिसमें पेच्ची को कैद किया गया था और तब राम अनजाने में कील निकाल के पेच्ची को आजाद कर दिया था। अब पुजारी जी को पता था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पेच्ची आजाद हो जाए और वो इसका भी उपाय किए थे, जहां वो पूजा वगैरह करके जंगल के बीच एक पाथ पॉइंट को सील किए जिसे पेच्ची क्रॉस नहीं कर पाएगी इवन इफ वो आजाद हो गई। और दोस्तों ये वही जगह है जहां पे बेल्स थे और बोर्ड लगा था जहां से ट्रेसपासिंग नहीं करना था। सो यस, उस जगह के पीछे वाले प्लेसेस यानी जो गांव है या पीछे जो भी जंगल है वहां तक पेच्ची नहीं आ सकती और ये सारी जगह सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद का पूरा जंगल, पूरा हिल्स पेच्ची का है और वहां जाने पे पेच्ची किसी को भी समाप्त कर सकती है। पेच्ची को अब भी कुछ बलियां देनी है जो कि अब वो पक्का पूरा करेगी क्योंकि ऐसे ही बलियों का हिसाब किताब चलता है। अब दोस्तों ये कहानी सुन के सेतु कहने लगता है कि ये सब बातें बकवास है, लेकिन चरण कहता है कि वो भी असाधारण चीजें फील किया है। मोरओवर चारू की हालत खराब है तो उसे एनी हाउ अस्पताल ले ही जाना होगा, सो इट्स बेस्ट कि हम तुरंत यहाँ से निकल ले। ऐसे में सभी निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन जेरी को याद आता है कि वो अपना 5 लाख वाला कैमरा जंगल में ही भूल गया है। मारी के मना करने के बावजूद जेरी अपना कैमरा ढूंढने जंगल में जाता है और मारी भी उसके साथ आता है। जेरी को अपना कैमरा एक पेड़ पे अटका मिलता है और जब वो अपने कैमरे में देखता है तो उसमें उसके अभी आने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस रिकॉर्डिंग में मारी दिख ही नहीं रहा था, जबकि रियलिटी में मारी तो उसके सामने था। तभी जेरी को मारी के पीछे एक और मारी दिखता है जो कि इशारा करता है कि सामने वाला मारी नकली है, यानी पेच्ची का छलावा है। ऐसे में जेरी सामने वाले मारी को धक्का देके दूसरे मारी के पीछे भागता है, जबकि दोस्तों रियलिटी तो ये थी कि सामने वाला मारी ही रियल था और पीछे वाला पेच्ची का छलावा था। भागते हुए जेरी जंगल में खो जाता है और यहाँ वो अपने आप को भी मारी के ड्रेस में देखता है। जेरी उधर उधर भागते हुए पेच्ची के घर में ही पहुंच जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड पेच्ची उस पे हमला करके उसे निपटा देती है। दूसरी तरफ मारी बाकियों को बताता है कि जेरी गायब है। इनफैक्ट वो मारी को धक्का देके भाग गया। मारी का कहना था कि इन्हें जेरी को छोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बाकी लोग जेरी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में चरण और मारी फिर से जेरी को ढूंढने निकलते हैं और इन्हें यहाँ उस कपल की टेंट मिलती है जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था, यानी राम और उसके पत्नी की टेंट। इन्हें उनकी गोप्रो मिलती है जिसमें क्लियर फुटेज था कि पेच्ची ही उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर दी थी। इस पॉइंट पे चरण और मारी भागते हैं और बाकियों को निकलने कहते हैं, लेकिन सेतु कहने लगता
लगता है कि उसे मारी पे ही शक है। इनफैक्ट मीना भी मारी पे ही ब्लेम डालती है, सेइंग कि वो सबको उल्टी सीधी पिच्ची वाली कहानियां सुना रहा है और हो सकता है वो खुद ही लोगों को गायब कर रहा है। अब तक मारी इरिटेट हो चुका था और वो कहता है कि भैया मैं निकला, आना है तो आओ वरना जो मन है वो करो। ये कह के मारी निकल लेता है और सेतु गुस्से में मारी के पीछे जाता है ताकि वो मारी पे हमला कर सके। वहीं चारू तो अपने ही ट्रांस में थी जहां वो जंगल की तरफ जाने लगती है और ऐसे में चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं। जंगल के बीच चारू एक पेड़ के पास जाती है और जब चरण और मीना उसके करीब आते हैं तो पिच्ची इनके सामने ही चारू पे हमला करके उसे निपटा देती है। इसके बाद पिच्ची चरण और मीना के पीछे भी आती है और ये दोनों भागते हैं। चरण यहाँ मारी को पुकारता है और उसकी आवाज सुन के मारी और सेतु इनके करीब जाते हैं। ये चारों मिल जाते हैं और फाइनली मारी इन्हें अपने पीछे भागने को कहता है और भागते भागते मारी उस ट्रेसपासिंग वाली जगह को सेफली क्रॉस करता है। लेकिन जब मारी पीछे देखता है तो उसके पीछे बाकी लोग थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सेतु, मीना और चरण तो पिच्ची के छल में फंस गए थे जहां वो किसी नकली मारी के पीछे भागते हुए जंगल में और भी अंदर चले गए थे। अब सेतु इस बात को रियलाइज करता है जब वो चारू द्वारा बांधे हुए टेप्स ट्रीज पे देखता है। ये तीनों जंगल में भटकना शुरू करते हैं क्योंकि कैसे भी उन्हें ट्रेसपासिंग वाले मार्ग को क्रॉस करना था। वहीं मारी अब सेफ था, लेकिन मारी यहाँ फोन पे अपनी बेटी की फोटो देखता है। देन वो डिसाइड करता है कि वो बाकियों को बचाएगा, उन्हें छोड़ के नहीं भागेगा। यानी मारी वापस से उस वार्निंग बोर्ड वाली जगह यानी ट्रेसपासिंग वाली जगह को क्रॉस करके जंगल में बाकी को खोजने जाता है। यहाँ पिच्ची मारी को ढूंढ के उस पर हमला करने आती है, बट देन वो मारी पे हमला नहीं करती। क्यों? क्योंकि मारी वो लॉकेट पहना था जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल रही थी। इस लॉकेट के बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए 3 लोग वापस पिच्ची के घर के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन एकदम से मीना पिच्ची के घर के द्वार पे थी। ये देख सेतु भागता है, लेकिन चरण मीना को बचाने पिच्ची के घर में जाता है। घर के अंदर मीना ट्रांस स्टेट में अपना सर दीवार पे मार रही थी और चरण किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं सेतु इतना तेज भागता है कि भागते हुए वो फाइनली ट्रेसपासिंग बोर्ड वाली जगह को क्रॉस कर लेता है, यानी कि सेतु अब सेफ था। लेकिन तभी सेतु को उस पार चोटिल जेरी दिखता है जो कि सेतु से मदद मांग रहा था। जेरी को देख सेतु वापस लाइन क्रॉस करके जंगल में जाता है और जेरी को सपोर्ट देके सेफ एरिया में लाने लगता है। लेकिन अगले ही क्षण जेरी की जगह पिच्ची उसके कंधों पे थी जो कि सेतु पे हमला करके उसे खत्म कर देती है। नाउ कमिंग टू चरण, वो किसी तरह मीना को टांग के अपने साथ ले जाता है और मीना भी थोड़ी होश में आती है। तभी ये दोनों मारी से मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें मारी पे ही शक था कि वो रियल है या पिच्ची का छलावा। मीना तो मारी पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर रही थी। स्टिल मारी किसी तरह इन्हें भरोसा दिलाता है कि वो रियल है। मारी ये भी बताता है कि वो गांव के मुखिया के ही खानदान से है और जब पुजारी जी ने पिच्ची को कैद किया था तब वो मुखिया के लिए एक लॉकेट बनाए थे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पिच्ची। मारी खुद इस लॉकेट में नहीं मानता था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा मेक श्योर करती थी कि जंगल जाने से पहले मारी लॉकेट पहने और आज इसी लॉकेट की वजह से मारी की जान बची है। खैर इस पॉइंट पे मारी, चरण और मीना हाथ पकड़ के भागते हैं ताकि पिच्ची इन्हें बहका न सके और भागते हुए तीनों फाइनली उस वार्निंग बोर्ड वाले प्लेस को क्रॉस करते हैं। अब इन सब में सबसे पीछे मीना थी और क्रॉस करने से ठीक पहले मीना पेड़ से ट्रिप होके गिरती है और उसके गिरते ही पिच्ची मीना को उठा ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, मीना क्रॉस करने के जस्ट पहले पिच्ची का शिकार बन गई। सो यस, मारी और चरण आर सेफ, लेकिन मीना निपट गई। ऐसे में चरण मीना को खोजने वापस जंगल में जाने लगता है और मारी उसे फिजिकली रोकने की कोशिश करता है। स्टिल चरण मारी को धक्का देते हुए खुद वापस जंगल में जाता है और यहाँ चरण को जंगल में जेरी, चारू और सेतु की घोस्ट्स भी दिखती हैं। एक पॉइंट पे पिच्ची चरण को खत्म करने आती है, लेकिन वो चरण से दूर भागती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाथापाई में मारी की लॉकेट चरण के जैकेट में गिर गई थी और इसी कारण चरण बच पाया। चरण इस लॉकेट को अपने हाथ में बांध के मीना को ढूंढना शुरू करता है। एक पॉइंट पे चरण को रियलाइज होता है कि शायद मीना नहीं बची और ऐसे में वो वापस ट्रेसपासिंग साइन बोर्ड की तरफ जाने लगता है ताकि वो सेफ हो जाए। चरण फाइनली उस स्पॉट तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ वो मारी को खून से लथपथ और समाप्त देखता है। जी हाँ दोस्तों, मारी नहीं बचा और मारी के साथ क्या हुआ वो आपको तुरंत पता लगेगा। फॉर नाउ चरण सेफ एरिया में आता है और फाइनली इस जगह से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे गाड़ी आती दिखती है और ये उसी आदमी की गाड़ी थी जो कि इनिशियली इनके ग्रुप को घूरा था। चरण इस आदमी से मदद मांगता है और ये आदमी चरण को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। नाउ गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते ही चरण को पिछली सीट पे मीना दिखती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले चरण कुछ समझ पाता, गाड़ी वाला चरण पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब चरण की आंखें खुलती है तो वो फिर से अपने आप को पिच्ची के घर में पाता है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। चरण के सामने मीना थी और वो गाड़ी वाला आदमी भी था। इस पॉइंट पे रिवील होता है मीना का सच, जो कि हम एक फ्लैशबैक के थ्रू जान पाते हैं। दरअसल मीना और कोई नहीं बल्कि पिच्ची की ही वंश है, हर ब्लड लाइन, और इनकी फैमिली कब से पिच्ची के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब राम पिच्ची को गलती से आजाद कर दिया तब मीना की दादी को पता लगा कि पिच्ची इज फ्री, लेकिन पिच्ची तो जंगल में ही बाउंड थी, वहीं फंसी हुई थी और पिच्ची को 13 और बलि देनी थी, जहां पिच्ची सबसे पहले राम और उसकी बीवी को निपटा दी। ये बलि जंगल में ही दी जा सकती थी क्योंकि पिच्ची खुद ट्रेसपासिंग बोर्ड को क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसलिए इस काम को करने का ठानी मीना, जो कि सबसे पहले एक रैंडम ग्रुप में चरण को दोस्त बनाई। देन वो
चरण के साथ रिलेशनशिप बनाई और फिर उसके पूरे ग्रुप को जंगल में लेके आई ट्रेकिंग के नाम पे। मतलब मीना ये सब कुछ महीनों से प्लान कर रही थी। और अगर आप ध्यान दें तो मीना को शुरू से ही मारी से प्रॉब्लम थी, क्योंकि मारी बार बार इन्हें सावधान कर रहा था। रही बात मारी की कि मतलब वो कैसे खत्म हुआ, तो जब चरण मीना को ढूंढने जंगल में वापस गया तो मीना वहां पीछे से निकली और मारी पे हमला कर दी एक चाकू से और उसे समाप्त कर दी। सो यू सी, पिच्ची को पहले 2 बलि मिली थी, देन उसे सेतु, चारू और जेरी की भी बलि मिली। ना उसे चरण की भी बलि मिल जाती है, यानी 4 लोग कंप्लीट हुए। सो अब सिर्फ 7 बलि और चाहिए। मारी की बलि नहीं मिल सकी क्योंकि मारी को तो मीना समाप्त की थी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मीना सिर्फ पिच्ची की दासी और ब्लड लाइन नहीं है, रादर मीना ही पिच्ची के काला जादू और सब कुछ को आगे लेके जाएगी। इन शॉर्ट, मीना ही पिच्ची के स्थान पे जाने वाली कुल वारिस है। एंड इन केस यू आर थिंकिंग कि मीना खुद ही पिच्ची को इतने सालों तक पेड़ से आजाद क्यों नहीं की थी, तो वेल, मीना या उसके परिवार वालों को वो एग्जैक्ट पेड़ पता ही नहीं था जहां पिच्ची फंसी हुई थी। वो तो गलती से राम उस पेड़ तक पहुंच गया और पिच्ची को आजाद कर दिया, जिसके बाद ही मीना एक्टिव हुई और अपने प्लान को अंजाम दी। यानी कि देखा जाए तो पिच्ची 13 में से 6 बलि दे चुकी है और 7 बलि उसे और देनी है। इसके बाद मीना चीजें कंटिन्यू करेगी और बलि के लिए विक्टिम्स को फंसा के जंगल के उस एरिया में लाना होगा जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। फिल्म के एंड में हम वापस एक ग्रुप को इसी जगह पे आते देखते हैं। मोस्टली इस ग्रुप में खत्म हुए किसी इंसान का भाई और फ्रेंड्स है जो कि उसे खोजने आए हैं। एंड ऑफ कोर्स पिच्ची इनको अपना शिकार बनाएगी। अगर पिच्ची की 13 बलि पूरी हुई तो फिर शायद उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे आगे क्या होगा वो तो हमें तभी पता चलेगा जब फिल्म का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पिच्ची फिल्म की पूरी कहानी और यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान ही सारे ट्विस्ट्स को ढंग से कवर कर दिया है। स्टिल अगर आप नोटिस करें तो फिल्म की शुरुआत ही एक कोट से होती है जिसमें लिखा था कि कुछ सीमा रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए। ये बात सिर्फ एक जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी एक सिंबॉलिक वार्निंग बन जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स के बारे में कुछ कहा जाता है तो उन्हें लाइटली मत लीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि उन्हें ना फॉलो करना सेफ नहीं होगा। और पिच्ची की कहानी एग्जैक्टली इसी बात पे बेस्ड है। जंगल के नियम तोड़ने का मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मॉडर्न लोग जंगल को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ के उसके रूल्स तोड़ते हैं। आई मीन फिल्म में भी बताया गया कि जंगल के बीच में भी इन्हें दारू की बोतल मिल रही थी। मतलब लोग जंगल के बीच जाके प्लास्टिक बोतल्स फेंक आते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर जंगल के अपने गार्डियंस और स्टोरीज होती हैं, चाहे वो पिच्ची जैसी एक इविल एंटिटी हो या कोई और। लेकिन लोकल्स हमेशा इस बात को सीरियसली लेते हैं। साथ ही एक और सिंबॉलिक एंगल ये भी है कि पिच्ची की कर्स का सेंटर है बलि। अब अगर आप सोचो तो बलि का कॉन्सेप्ट हमेशा से एक एक्सचेंज होता है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ देना। वहाँ लोग मर रहे हैं तो उससे पिच्ची को उनकी उम्र लग रही है। लेकिन पिच्ची के केस में एक चीज उल्टी है, वो ये कि पहले उसने वरदान पाया और अब उस वरदान को चलाने के लिए बलियां दे रही है। तो ऐसे में ये चीज एक इनफाइनाइट लूप जैसी है जिसमें अगर कोई उसे तोड़ना भी चाहे तो वो खुद उस लूप का हिस्सा बन जाता है। आखिर में एक थियरी ये भी निकलती है कि मीना सिर्फ पिच्ची की डिसेंडेंट नहीं बल्कि उसके थ्रू एक नए युग की पिच्ची बनने वाली है। मतलब ओरिजिनल पिच्ची की कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी ब्लड लाइन और उसके अनफिनिश्ड रिचुअल्स ने इंश्योर किया कि वो लेगेसी कंटिन्यू हो। यानी कहानी अब सिर्फ एक जंगल तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि एक जनरेशनल कर्स बन चुकी है। और पिच्ची की आत्मा अब भी है, जो कि मुझे लगता है आगे चल के मीना के अंदर आएगी और मीना ही इसे कंटिन्यू करेगी। सो यस, यही थी पिच्ची फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या फिर अगर मैंने कुछ मिस भी किया है तो वो भी कमेंट में आप बता दीजिए। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।